हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज केजीएच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की क्लास नंबर पढ़ने वाले हैं 15 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टीसीएस पैटर्न के न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल इसमें 625 सेट पढ़ने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अल्ट्रासाउंड तरंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, वे उच्च आवृत्ति तरंग हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनका उपयोग उद्योगों में और चिकित्सा प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वे बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण स्थान से अल्ट्रासाउंड आपस प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। किसके बारे में? अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड इसमें अल्ट्रासाउंड जो तरंग है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड तरंग का उपयोग हम लोग करते हैं समुद्र नदी या झील की गहराई नापने में करते हैं। नापने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1002, एक प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 34 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 36 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 17 मीटर होता है। प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1003, ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दोहरा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर सी शोर, ऑप्शन नंबर डी नॉट। इसका ऑप्शन है 103 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिध्वनि करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1004, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? तो इसको इस तरह से हल करने वाले हैं। बोला गया है कुल कितना दिया हुआ है? इसमें दिया गया है तो हमसे पूछा गया है कितनी दूरी तय की गई थी। दूरी बराबर होता है तो पूछा गया टोटल समय दिया हुआ है कुल समय बराबर T1 प्लस T2 है और कुल समय दिया हुआ 3 बराबर
समय बराबर दूरी बटे दूरी नहीं दिया हुआ है, दूरी बराबर है और इसमें बोला गया है 346 प्लस डी बटे 346। जब इसको हल करने वाले हैं तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, हर समान होता है, तो उसको राइट क्या करते हैं 346 लिखते हैं और ऊपर 2d होने वाला है और ये 3 इक्वल टू और ये कटने वाला 3 से ये कटने वाला है तो कितने बार में जाएगा 173 टाइम्स में जाएगा और d का वैल्यू कितना आने वाला है 3 गुना में 173 करेंगे तो कितना आएगा 173 करेंगे तो 9 21 2 बचा 9 500 आने वाला है 19 मीटर आने वाला है। दूरी कितना 519 मीटर। करेक्ट आंसर है 104 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1005। यदि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके हैं प्रतिध्वनि स्थान, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिध्वनि करेक्ट आंसर है। कम से कम वह 17 मीटर की दूरी पर परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1006। प्रतिध्वनि को कम से कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों को और दीवारों को किससे ढका जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं धातु, ऑप्शन बी फाइबर बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी रबर, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फाइबर बोर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1007। एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है तो श्रोता से परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है क्या ध्वनि की चाल कितना है। ध्वनि की चाल दिया गया है, चाल है 342 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया गया है और इसमें बोला गया है 3 सेकेंड में तय की गई दूरी। क्या बोला गया 3 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। दूरी होगा 3 सेकेंड में तय की गई क्या होगा। चाल गुना समय होता है। चाल कितना है। चाल दिया गया है 342 और गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा। इसको गुना करेंगे 6 2 726 सॉरी 9 1 10 1026 मीटर आने वाला है। अब हमसे बोला गया है क्या श्रोता से परावर्तन की दूरी कितनी है। तो 2 स्थान है तो इसको क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। किसमें श्रोता से परावर्तन की दूरी कितनी होगी 2 से 1026 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है। इसको 513 आने वाला है, 513 मीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1008 कर रहा है लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए विरलन, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। परावर्तन करेक्ट आंसर है। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, परावर्तन के कारण सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1009। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 0.02 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी
2 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 0.1 सेकेंड करेक्ट आंसर है, या 1/10 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.25 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंजन प्राप्त करता है। समुद्र तल से में ध्वनि की गति 1200 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है, तो समुद्र की गहराई क्या होगा? समुद्र की गहराई क्या होगा? तो इसमें दिया गया है तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पूछा गया है एच निकालने के लिए जब ध्वनि एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है और टकरा कर वापस आता है तो दूरी कितना होता है? 2h होता है। 2h होता है। तो पूछा गया है गहराई बराबर निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है? चाल गुना समय होता है। चाल गुना क्या होता है? समय होता है। और इसका दूरी कितना दिया हुआ है? 2h दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है 1200 और समय दिया हुआ है 2.5 सेकेंड दिया हुआ है। पॉइंट उड़ेगा तो कितना होगा? 0, और 0 से ये कैंसिल, और ये 2 से कटने वाला कितने टाइम्स में? 6, मतलब 60 बार में कटने वाला है। और h का वैल्यू कितना आने वाला है? h का वैल्यू आने वाला है 60 गुना में 25 करेंगे तो कितना आने वाला है? 25 से मल्टीप्लाई करें 150 और ये आने वाला 0, तो आने वाला 1500 मीटर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1011। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी गुंजन, ऑप्शन नंबर सी विरलीकरण, ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है प्रतिध्वनि करेक्ट आंसर है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1012। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंजन कितनी देर तक कायम रहती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 0.1 सेकेंड तक मानव मस्तिष्क में ध्वनि अनुगूंजन कितने रहते हैं? 0.1 सेकेंड तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1013। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई, उसे 4 सेकेंड बाद गुंजन सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? अगर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड है तो ध्वनि की गति दिया हुआ 346 मीटर पर सेकेंड, और उसको जाने में उसको टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 4 सेकेंड लगा। क्या लगा है? 4 सेकेंड टाइम लगा है। तो जाने में उसको ताली बजाने गुंजन के बाद सुनाई दी है। तो इसको लिखने वाले हैं हम लोग, ध्वनि से को चट्टान तक जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? आधा होगा। इसका जाने में कितना समय? आधा होगा। तो 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 2 सेकेंड आने वाला है। 2 सेकेंड आने वाला है। हमसे पूछा है चट्टान की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दिया 346 और गुना करने वाले हैं 2, तो इतना होने वाला है 12 2 बाकी 1 9 और ये 692 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, शायद से, क्योंकि उसे 4 घंटे बाद सुनाई देता है। तो तो इसे जाने में कितना लगेगा? 2 सेकेंड लगा होगा, इसलिए उसको आधा करना पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1014। एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पिच, ऑप्शन नंबर बी संगीत, ऑप्शन नंबर सी नोट, ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है प्रतिध्वनि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1015। एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है
जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सीटी, ऑप्शन नंबर बी स्वरंग, ऑप्शन नंबर डी विद्युत परिपथ, ऑप्शन नंबर सी डी शहनाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संस्वरण द्विभुज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1016। क्वेश्चन नंबर 1016, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 172 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 117.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 344 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 34.4 मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला 17.2 मीटर होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ध्वनि की चाल कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1017। क्वेश्चन नंबर 1017, इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता आभास होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर बी सोनिक बूम, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी गुंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वनि करेक्ट आंसर है। पुनरावृत्ति परावर्तन को ही कहा जाता है प्रतिध्वनि कहा जाता है, जो निरंतर ध्वनि की आभास होता है। क्वेश्चन नंबर 1018, एक सभागार में ध्वनि का सतत ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी अनुरमन, ऑप्शन नंबर सी गुंजन, ऑप्शन नंबर डी कंपन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है अनुरमन करेक्ट आंसर है। अनुरण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अनुरण है। अनुरण किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर किस पे करता है? ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। निर्भर किस पे करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1019। क्वेश्चन नंबर 1019, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातों हमें ध्वनि तरंगे के डैश के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विवर्तन के कारण ध्वनि सुनाई देता है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि की तरंगे से सुनाई देती है, विवर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1020, सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगें का उपयोग करते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जमीन से पर, ऑप्शन नंबर बी हवा में, ऑप्शन नंबर सी तरंग अंतरिक्ष में, ऑप्शन नंबर डी पानी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पानी के नीचे सुनाई देते हैं। पानी के नीचे सुनाई देते हैं। सोनार एक उपकरण है जो किस पे काम करते हैं? वस्तुओं की दूरी नापते हैं, दिशा को नापते हैं और गति को नापते हैं। और इसमें किसका उपयोग होता है? अल्ट्रासाउंड तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1021, अधोजल वस्तु अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करने वाले उपकरण डैश को कहा जाता है।
इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रडार, ऑप्शन नंबर बी मेसर, ऑप्शन नंबर सी CRO, ऑप्शन नंबर डी सोनार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1022। इकोडर्मियोग्राम अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डॉपलर इन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जमीन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉपलर इफेक्ट। करेक्ट आंसर है इकोडर्मियोग्राम अधिक नज़दीक से संबंधित किससे है? डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1023। सोनार का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी साउंड नेविगेशन एंड रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर डी साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1024। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी साउंड ऑब्जेक्शन नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, ऑप्शन नंबर डी साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन 1025। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हवाई जहाज की दूरी, ऑप्शन नंबर बी जंगलों में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी वायुयानों की ध्वनि पिच, ऑप्शन नंबर डी पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। तो इसके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं सोनार की मदद से मापा जा सकता है पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग होता है नदी झील में भी इसका उपयोग होता है। इसमें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1026। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रिट्रो डाइजेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन, और ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी रिपाइड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग करेक्ट आंसर है। रडार किससे व्युत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1027। क्वेश्चन नंबर 1027। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर और स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर डी एम्पलीफायर और माइक्रोफोन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1027 का ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाला है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। सोनार में मौजूद कौन सा उपकरण है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है, जो पानी के नीचे मौजूद दूरी, वस्तु या गति को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का उपयोग किया जाता है, उसमें ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1028।
समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अवश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी सोनार, ऑप्शन नंबर डी MRI। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1029। क्वेश्चन नंबर 1029, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर सी ओपेक, ऑप्शन नंबर डी विट्रियस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सॉरी ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1030, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर वस्तु को स्पष्ट नहीं देखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पारभासी, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर डी चमक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिन पदार्थों से होकर वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जिस पदार्थों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी, इसका करेक्ट आंसर ये है, पारदर्शी कहते हैं। और इससे होकर कुछ नहीं आर पार नहीं दिखे। क्या हो? आर पार नहीं दिखे, आर पार नहीं दिखे तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1030, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। प्रकाश के डैश से संबंधित है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रकीर्णन करेक्ट आंसर है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1032, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁷ मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर डी 3 × 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती है। ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा नहीं करती है। यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1033, निर्वात में रोशनी की गति डैश मीटर प्रति सेकेंड अनुमानित है। ऑप्शन दिए गए हैं 3.00 × 10⁸, ऑप्शन नंबर बी 3.10 × 10⁸, ऑप्शन नंबर सी 3.12 × 10⁸, ऑप्शन नंबर डी 3.15 × 10⁸। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 3 × 3.00 × 10⁸ मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1034,
1034 प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? ऑप्शन नंबर ए हवा में, ऑप्शन नंबर बी निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी पानी में, ऑप्शन नंबर डी कांच में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। और ध्वनि की सर्वाधिक गति, ध्वनि की सबसे कम गति किसमें होती है? निर्वात में होती है। और प्रकाश की सर्वाधिक गति कहाँ होती है? निर्वात में होती है। और कितना होता है प्रकाश का चाल? कितना होता है निर्वात में? प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, पानी में कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ होता है। और कांच में कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1035 प्रकाश डैश में संचारित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज रेखा, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऑप्शन नंबर सी वक्र रेखा, ऑप्शन नंबर डी सीधी रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, संचारित होती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻−10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1036 जब डैश छाया बनती है, वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी प्रकाशमान, ऑप्शन नंबर डी पारभासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1036 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी होता है। जब बस डैश छाया बनती है तो वस्तु प्रकाश की मार्ग में क्या होती है? अपारदर्शी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1037 प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी प्लांक, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी फैराडे। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी प्लांक करेक्ट आंसर है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? क्वांटम प्लांक के सिद्धांत के अनुसार किया गया था। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन भार और बल का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1038 प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का फैलना, ऑप्शन नंबर बी हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी विसरण, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ध्रुवीकरण करेक्ट आंसर है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी है? ध्रुवीकरण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1039 ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पारदर्शी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी अपारभासी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी अप्रदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अप्रदीप्त वस्तुएं है जो स्वयं प्रकाश वर्जित नहीं करती है। जैसे में क्या होगा? जैसे में और
स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कौन करती है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कौन सी वस्तुएं करती हैं? वो करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। कौन करते हैं? प्रदीप्त वस्तु। इसका करेक्ट आंसर ये है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित करती है। जैसे में क्या होगा? एग्जाम्पल में होगा, इसका एग्जाम्पल होगा लालटेन, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1040। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुना पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1041। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है डैश को कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी अस्पष्ट वस्तुएं। ऑप्शन नंबर सी गैर चमकदार वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी चमकदार वस्तुएं। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाले हैं। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कौन सी करती है? वो चमकदार वस्तुएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1042। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी, यह हमारे हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर डी, यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसलिए घास क्या दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1043। किस काल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ऑप्शन नंबर ए 1776। ऑप्शन नंबर बी 1676। ऑप्शन नंबर सी 1876। ऑप्शन नंबर डी 1867। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1043 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1676 में नापा था। किस साल ओले रोमर ने बताया था कि प्रकाश की गति को मापा था? किसने? 1676 में नापा था। निर्वात में इसका मान कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कब बताया था? 1976 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1044। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में दिखाई देने वाले काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी, यह अपवर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी, यह लंबन या पैरालैक्स त्रुटि की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है।
कपड़ा लाल रंग की तरंग को आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? कपड़ा जो है लाल रंग के तरंग के आयाम को पूर्णतः से अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो क्या दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1045। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 काला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1046। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नियोन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 146 का करेक्ट आंसर होने वाला है, सोडियम का उपयोग किया जाता है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का उपयोग किया जाता है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 11 होता है। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? संकेत कितना होता है? संकेत कितना होता है? संकेत Na होता है। और इसको कहाँ रखा जाता है? इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन 1046 का करेक्ट आंसर है, सोडियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन को। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है और संकेत Na होता है। फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस को P होता है, इसको 15 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1047। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी कांच में, ऑप्शन नंबर सी पानी में, ऑप्शन नंबर डी वायु में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है, निर्वात में यात्रा करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निर्वात में कितना करता है? निर्वात में करता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं अदर। कांच में कितना करता है? कांच में 2 गुना 10⁸ करता है। और पानी में कितना करता है? कांच में तारपीन का तेल पानी में कितना करता है? पानी में करता है 2.25 गुना 10⁸। पानी में करता है 2.25 गुना 10⁸, कांच में 2.10⁸। और रॉकेट सॉल्ट में रॉक सॉल्ट में कितना करता है? रॉक साल्ट में कितना करता है? 1.96 गुना 10⁸ करता है। और तारपीन तेल में कितना करता है? तारपीन तेल में 2.4 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड करता है। तो कितना इसके है? कांच में 2 गुना 10⁸, पानी में 2.25 गुना 10⁸, और रॉक साल्ट में 1.96 गुना 10⁸, तारपीन तेल में 2.24 गुना 10⁸ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1048। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 गुना 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 3 गुना 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1049। किसी माध्यम की प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र घनत्व, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश घनत्व, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ घनत्व, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश घनत्व करेक्ट है। किसी माध्यम की प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1050, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश होता है। तो इस ऑप्शन नंबर ए, इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इसकी गति पूर्ववत रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसकी गति कम हो जाती है, क्योंकि विरल माध्यम को वायु में उपस्थित होता है, वायु में उपस्थित होता है कौन? विरल माध्यम। विरल माध्यम उपस्थित होता है और कांच में क्या रहता है? सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है कांच में, इसलिए इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है 1050 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।